यह वैदिक मंगलाचरण है जो एक बार वाचन किया गया। बच्चे उनको सुनकर वाचन करने का अभ्यास करेंगे। लौकिक मंगलाचरण देखते हैं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। इस प्रकार बच्चे सुनकर उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। उच्चारण करने से उनको शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होगा और मंगलाचरण की विधि से भी परिचित होंगे। आइए हम लोग प्रथम पाठ जो संस्कृत वर्णमाला है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, कक्षा 6 की जो पुस्तक महर्षि सांदीपनि वैदिक शिक्षा बोर्ड है उसमें प्रथम पाठ संस्कृत वर्णमाला है। उसका हम लोग क्रमशः अध्ययन करते हैं। यह सभी संस्कृत प्रेमियों के लिए जो प्रारंभिक से संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत पाठशाला में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन सामान्य जन के लिए भी जो संस्कृत भाषा में रुचि रखते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग क्रमशः अध्ययन करते हैं। संस्कृत भाषायां 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः सन्ति। संस्कृत भाषायां 63 चतुष्षष्टिर्वर्णाः सन्ति। संस्कृत भाषा में 63 या 64 वर्ण होते हैं। सा संस्कृत भाषा वैदिकी लौकिकी च इति, और वह संस्कृत भाषा वैदिकी लौकिकी दो प्रकार से क्या है विदित है, दो प्रकार से जानी जाती है, जिसमें 63 या 64 वर्ण होते हैं, और वह वैदिकी लौकिकी दो प्रकार से जानी जाती है। वर्णाः अक्षरम किं वर्णाः अक्षरम इति द्वयं पर्यायपदम। हम लोग जिन्हें अक्षर बोलते हैं
और वर्ण के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, पर्याय पद हैं। आप अक्षर बोलेंगे तो भी वर्ण का ज्ञान होगा, और यदि वर्ण बोलते हैं तो भी अक्षर का ज्ञान होगा। संस्कृत भाषायां त्रिविधाः वर्णाः भवन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं? त्रिविधाः। कितने वर्ण होते हैं? त्रिविधाः वर्णाः सन्ति। आपके सामने क्रमशः नाम दिया गया है। किम प्रथमम किम स्वराः, प्रथमः स्वराः, और दूसरा अयोगवाहाः, तीसरा व्यंजनानि च इति। इस प्रकार संस्कृत भाषायां त्रिविधाः वर्णाः भवन्ति। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। प्रथम स्वर, द्वितीय अयोगवाहाः, तृतीयम व्यंजनानि च इति। अब हम लोगों ने जो भी ऊपर पढ़ा कि संस्कृत में 63 या 64 वर्ण होते हैं, और वह संस्कृत भाषा वैदिकी लौकिकी 2 प्रकार से विभक्त है। वर्णम अक्षरम समानपदम वर्तते। संस्कृत भाषायां त्रिविधाः वर्णाः भवन्ति या अक्षराणि भवन्ति, यथा स्वराः अयोगवाः व्यंजनानि च इति। अब इसको श्लोक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। 63-64 वर्णा संभूमते मताः, प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। अब जो नवीन बालक हैं उनको अध्ययन में कठिनाई ना हो, जिस प्रकार एक बार वाचन किया जाता है आप लोग भी वाचन कीजिएगा। 63-64 वर्णा संभूमते मताः, प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। आगे चलते हैं। प्राकृत नाम्न्यां वैदिक भाषा रूप प्रकृति प्रसूतायां भाषायां। प्राकृतिक के नाम से जो क्या है, वैदिक भाषा रूप प्रकृति प्रसूतायाम। प्राकृत नाम से वैदिक, जो आपने ऊपर देखा, संस्कृत भाषा 2 प्रकार की है, वैदिक और लौकिक। प्राकृत नाम से वैदिक का ग्रहण किया गया है। व्याकरण प्रक्रिया परिष्कृतायां संस्कृत भाषायां वर्णानां संख्या 63-64 वा इति ब्रह्मणः उपदिष्टम् अस्ति। व्याकरण प्रक्रिया में जो परिष्कृत संस्कृत भाषा में जो वर्ण हैं वह 63 व 64 होते हैं। इसका उपदिष्ट किया गया है। 63-64 वर्णा संभूमते मताः। अब देखते हैं जो संस्कृत भाषा में त्रिविध प्रकार के जो वर्ण हैं उसमें प्रथम स्वर को देखते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरा विंशतिरेकश्च, स्पर्शानां पंचविंशतिः, यादयश्च स्मृता यष्टौ, चत्वारश्च यमा स्मृताः। स्वरा विंशतिरेकश्च, स्पर्शानां पंचविंशतिः, यदयश्च स्मृता यष्टौ, चत्वारश्च यमा स्मृताः। अकारादि स्वरवर्णानां संख्या 21। अकारादि स्वरवर्णानां संख्या 21। अकारादि आई उड़ से लेंगे तो इस प्रकार जो है वर्णों की संख्या स्वरों की कितनी होगी? 21। और कादि स्पर्शानां संख्या 25 है। कादि कवर्गादि जो 25 जो 5 वर्ग हैं, कु चु टू तु पु, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इनकी संख्या कितनी है? 25। यकार आदि जो अंतस्थ वर्ण है य व र ल, वो कितने हैं? 4। ऊष्म संज्ञक जो वर्ण है वो कितने होंगे? 4। श स श ह।
अष्टौ चत्वारा यमसंज्ञकाः वर्णाः कथिताः। और 4 प्रकार के यम प्रत्याहार में विदित वर्ण होंगे। आपको सामान्य ध्यान रखना है, हम लोग पाठ्य पुस्तक के उद्देश्यों से इतर नहीं जाएंगे, सामान्य अध्ययन करेंगे। सामान्य अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ाएंगे। अनुस्वारो विसर्गश्च कप्पौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लिकारः प्लुत एव च। एक बार उच्चारण पुनः करेंगे जिससे उच्चारण करने में आसानी हो। अनुस्वारो विसर्ग क पौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लिकार प्लुत एव च। इस प्रकार हम लोग उच्चारण करेंगे। सर्वदा स्वरवर्णात् पश्चात गच्छन् नासिकास्थानः वर्णविशेषः अनुस्वारः। सर्वदा हमेशा स्वरवर्ण के पश्चात जो भी वर्ण का उच्चारण होता है वह नासिका के स्थान से वर्ण विशेष जो है जाना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ के ऊपर बिंदी है तो स्वर हो गया हमारा अ, और उसके ऊपर जो बिंदी है स्वर वर्ण के पश्चात जो आ रहा है उसका नासिका स्थान होगा। इसी प्रकार विसर्ग में देखिए, विसर्ग में स्वर के पश्चात जो 2 बिंदी आपको दिखाई दे रही है वो विसर्ग है, उसका भी स्थान नासिका ही होगा। क परक अर्ध विसर्ग एवं ख परक अर्ध विसर्ग जिह्वामूल्यः। क से पहले और ख से पहले जो आपको अर्ध विसर्ग सा दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए क और प, यहाँ क परक ख परक। क ख से पहले जो अर्ध विसर्ग सा दिखाई दे रहा है वह जिह्वामूल्य है, और प और फ से पहले जो अर्ध विसर्ग सा आपको दिखाई दे रहा है वह उपपदमानीय संज्ञा के नाम से जाना जाता है। दुष्पृष्टः ल जो लिखा है दुष्पृष्ठ है, प्लुत च ज्ञातव्यः, उसे प्लुत के स्वर के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे संज्ञा मतलब नाम होता है, और किसी भी वस्तु का नाम रखने के बाद ही हम उसका बोध कर सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार वर्णों की संज्ञा जो है रख रहे हैं। अब देखिए आगे, उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियम अचि। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इस प्रकार के स्वर कितने हैं? 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार से स्वरों को बांटा गया है, और उन्हीं स्वरों में अचों का क्रमशः काल नियम के हिसाब से क्या जाना जाता है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा के नाम से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 प्रकार के स्वरों का विभाजन किया गया है, जिनको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के नाम से जाना जाता है। किंतु कब इनका ज्ञान होता है? कालतो नियमा अचि। अच मतलब स्वर होता है, अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। उनके काल और नियम के हिसाब से उनकी क्या है? ह्रस्व, दीर्घ, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के माध्यम से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की संज्ञा होती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। स्वरवर्णाः स्वतंत्र रूपेण स्पष्टम उच्चार्यमाणाः वर्णाः स्वराः कथ्यन्ते। इस स्वतंत्र रूप से स्पष्ट उच्चार्यमाण जो वर्ण होते हैं उन्हें स्वर के नाम से जाना जाता है। अन्य एक परिभाषा देखते हैं, स्वयं राजन्ते इति कारणेन। यह किस स्वयं
राजन्ते, ये स्वयं अपने कारण से ही जाने जाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण होता है, कैसा उच्चारण? स्पष्ट उच्चारण। स्पष्ट उच्चारण होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और यह अपने उच्चारण से ही जाने जाते हैं। तत्र स्वरेषु त्रयः विभागाः सन्ति। आगे पाठ में देखेंगे। तत्र मतलब वहाँ, स्वरेषु मतलब स्वरों में, त्रयः तीन प्रकार का, विभागाः सन्ति तीन प्रकार से विभाग किया गया है। प्रथमता देखते हैं ह्रस्व स्वर वर्णाः, पहले ह्रस्व स्वर हैं। द्वितीय में दीर्घ स्वर वर्णाः, एवं तृतीय प्लुत। स्वतंत्र रूप से स्पष्ट उच्चारण से जिन वर्णों को जाना जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहते हैं। और यह अपने स्पष्ट उच्चारण से ही जाने जाते हैं। और इनका तत्र स्वरेषु, तत्र मतलब वहाँ जहाँ स्वर का विभाग किया गया है। स्वरेषु त्रया विभागाः सन्ति, पूर्व श्लोक में भी हमने पढ़ा है। ह्रस्व स्वर वर्णाः, दीर्घ स्वर वर्णाः, प्लुत स्वर वर्णाश्च। अब हम लोग देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं, दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं और प्लुत स्वर किसे बोलते हैं। तो एक मात्रा कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः ह्रस्वस्वराः कथ्यन्ते। एक मात्रिक स्वर के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच के क्रम से कौन सी संज्ञा होती है? ह्रस्व संज्ञा होती है। जैसे एक मात्रिक उकार हो गया अ, केवलम अ। एक मात्रिक काल से उच्चारित वर्ण कौन हो गया? अ। किसमें? अग्नि में अ। एक मात्रिक स्वर के उच्चारण से जाना जाएगा अग्नि में अ। इसी प्रकार इंद्रा में ई, उषा में ऊ, ऋषि में री, अलकारा में ली। एकमात्र के उच्चारण काल से उच्चार्यमाण जो स्वर होते हैं उनकी ह्रस्व स्वर संज्ञा होती है। जिस प्रकार लिखा है यथा अ, ई, उ, री इति। इस प्रकार पांच वर्ण जो हैं एक मात्रा के काल से उच्चार्यमाण हैं, उनकी स्वर संज्ञा होती है। हम लोग सामान्य देखेंगे अ, ई, उ, री। इन पांच वर्णों की क्या हो गई? एक मात्रा के उच्चारण काल से स्वर संज्ञा हो गई। अब आगे दीर्घ स्वर वर्ण देखते हैं। तो द्विमात्रा कालेन, जिसमें दो मात्रा हो, ऐसा उच्चार्यमाण स्वर दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। द्विमात्रा काल जैसे आदित्य, आदित्य में आ क्या है? तो द्विमात्रा कालेन उच्चार्यमाण वर्ण है। इस वजह से इसकी क्या होगी? स्वर संज्ञा होगी ईश्वरः। ई, जिस प्रकार ह्रस्व को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ को ह्रस्व से दुगना समय लगता है। ईश्वरः। अभी हम लोगों ने ह्रस्व में देखा इंद्रः और दीर्घ में देख रहे हैं ईश्वरः। आगे देखते हैं ऊर्णनाभः। ऊर्णनाभः, इस प्रकार देखिए दीर्घ उकार है यह। और ऋकारः दीर्घ स्वर है। एला, ये भी दीर्घ है। ऐरावतः, यहाँ भी दीर्घ है ऐकार। ओंकारः, ओ भी दीर्घ है। औषधम अपि, औषधम में जो औ है वह भी दीर्घ है। ह्रस्व से दुगना काल उच्चारण में लगे
ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। द्विमात्रा कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः दीर्घस्वराः कथ्यन्ते। यथा, जिस प्रकार आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अग्रे चलामः। प्लुत स्वर वर्णाः त्रिमात्रा कालेन उच्चार्यमाणाः स्वराः प्लुतस्वराः कथ्यन्ते। एकमात्रः ह्रस्वः, द्विमात्रः दीर्घः, त्रिमात्रः प्लुतः। एकमात्रिक स्वर की ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रिक स्वर की दीर्घ संज्ञा, त्रिमात्रिक स्वर की प्लुत संज्ञा जाननी चाहिए। यथा आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार सामान्य हम लोग जानते हैं प्लुत स्वर वर्णों का विज्ञान किस प्रकार होगा। जिस स्वर वर्ण के आगे इस प्रकार 3 की संख्या लिखी हो उसे क्या प्लुत स्वर वर्ण के से जानते हैं। ऋकारस्य प्लुतत्वं केचन च न गृह्यन्ते। ऋकार का प्लुत नहीं होता है। ऋकार जो वर्ण है, जो आपने रस्व संज्ञक में देखा, उसका प्लुत, इस वर्ण का प्लुतत्वं केचन न गृह्यन्ति। कुछ लोग क्या है प्लुतत्व ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा हमको सामान्य जानकारी रखनी चाहिए कि ऋकार का कुछ लोग प्लुत में ग्रहण नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। अयोगवाहाः। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम स्वर, दूसरा अयोगवाह और तीसरा व्यंजन। तो अब हम लोग अयोगवाह देखते हैं, जो दूसरे नंबर के क्रम में है। तो अनुस्वारः, अंग, विसर्गः, अह, जिह्वामूलीय, अक्क, अक्ख, उपपदमानीय, अप्प, अफ। हम लोगों ने स्वर में भी पढ़ा है। इन सभी वर्णों को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। अम के ऊपर जो बिंदी है उसे उसकी अनुस्वार संज्ञा होती है। विसर्ग, अह के आगे जो विसर्ग है, अ के आगे, उसे विसर्ग संज्ञा होती है। क, ख से पहले जिह्वामूलीय जो अर्ध विसर्ग सा दिखाई देता है उसे जिह्वामूलीय कहते हैं। उपपदमानीय, प, फ से पहले जो अर्ध विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स के रूप में बना हुआ, इसकी उपपदमानीय संज्ञा होती है। क, ख से पहले जिह्वामूलीय और प, फ से पहले उपपदमानीय संज्ञा होती है। ये व्याकरण शास्त्र में इस प्रकार बना होता है। व्याकरण शास्त्र में इस प्रकार बना होता है। आप लोग सामान्य जब लघु कौमुदी के प्रकरणों को पढ़ेंगे तो आपको सामान्य इसका ज्ञान हो जाएगा। व्यंजन वर्णाः, हम लोगों ने स्वर वर्ण पढ़ा, अयोगवाह पढ़ा। अब व्यंजन पढ़ते हैं। जो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं उसमें तीसरा क्रम व्यंजन का है। अर्धमात्रा कालेन उच्चार्यमाणाः वर्णाः व्यंजनवर्णाः इत्युच्यन्ते। अर्धमात्रा कालेन आधी मात्रा काल से उच्चार्यमाण जो वर्ण, वह व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। व्यंजन वर्णानां प्रधानतया 2 विभागौ स्तः। व्यंजन वर्ण के प्रधान रूप से कितने विभाग किए गए हैं? तो 2 प्रकार के विभाग किए गए हैं। सर्वप्रथम वर्गीय व्यंजनम किम वर्गीय व्यंजनम, द्वितीयम अवर्गीय व्यंजनं च इति। अवर्गीय व्यंजनम च इति। व्यंजन के विभाग किस प्रकार से किए गए हैं? हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 प्रकार से किए गए हैं। प्रथमतः वर्गीय और इसी के आगे अ लगा देंगे
तो अवर्गीय। इस प्रकार दो प्रकार का विभाजन किया गया है, वर्गीय व्यंजनम और दूसरा अवर्गीय व्यंजनम। वर्गीय व्यंजनानि पंचविंशति सन्ति। प्रथमतः वर्गीय व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होंगे? 25 प्रकार के होते हैं। आप लोग सामान्य देख रहे हैं, पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है। वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वो 25 प्रकार के होते हैं। तानि यथा, इस प्रकार हैं: क ख ग घ ङ इति कवर्गीय व्यंजन वर्णाः। यह कवर्ग से जाने जाते हैं। यह किससे जाने जाएंगे? क ख ग घ अंग कवर्ग से। च छ ज झ य चवर्गीय व्यंजन वर्णाः। ट ठ ड ढ ण इति टवर्गीय व्यंजन वर्णाः। त थ द ध न इति तवर्गीय व्यंजन वर्णाः। प फ ब भ म इति पवर्गीय व्यंजन वर्णाः सन्ति। व्यंजन वर्णानां प्रधानतया दो विभागों स्तः। हम लोगों ने ऊपर वाली लाइन में देखा, व्यंजन वर्ण जो है प्रधान रूप से दो प्रकार के होते हैं। वर्गीय व्यंजन का हम लोगों ने अध्ययन किया। क से लेके म तक जितने भी व्यंजन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अवर्गीय व्यंजनानि अष्टौ वर्तन्ते। तानि यथा य व र ल श स श ह इति अवर्गीय व्यंजनानि। ये 8 प्रकार के जो वर्ण हैं, ये कौन से व्यंजन हैं? तो इनको अवर्गीय व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, जिसमें यण और शल प्रत्याहार आएंगे। य व र ल इत्येते अंतस्थ संज्ञकाः भवन्ति। 8 प्रकार के जो अवर्गीय व्यंजन हैं, इनमें य व र ल इनकी अंतस्थ संज्ञा होती है, एवं श श स ह इत्येते ऊष्म संज्ञकाः भवन्ति। आहृत्य व्यंजन वर्णाः 33 सन्ति। एवं पूर्ण रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वह 33 प्रकार की होती है। अब हम लोग श्लोक के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। श्लोक के माध्यम से आप लोग एक बार श्रवण करके हमारे पीछे बोलने का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार हमको श्लोक का वाचन करना है और श्लोक के अर्थ को समझना है। एकमात्रा भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। याज्ञवल्क्य शिक्षा में 16 नंबर श्लोक में दिया गया है। एकमात्रा भवेत् ह्रस्वः, एक मात्रा से उच्चार्यमाण जो स्वर उसकी ह्रस्व संज्ञा, एवं द्विमात्रा से उच्चारित जो वर्ण उसकी दीर्घ संज्ञा। और आपको बताया गया जिसमें 3 लिखा रहे, जिसमें 3 किसी वर्ण के आगे आ जाए उसकी प्लुत संज्ञा होती है इस प्रकार, और व्यंजन की अर्ध संज्ञा होती है। यह श्लोक में निहित किया गया है। एकमात्रा भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घोच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। आइए द्वितीय श्लोक देखते हैं जो पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है। चास्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चैव वायशः शिखिरौति द्विमात्रं तु नकुलस्त्वधर्ममात्रकम्। इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा में दिया गया। चास्तु वदते मात्रां द्विमात्रं चैव वायसः शिखिरौति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वधर्ममात्रकम्। हम लोगों ने 3 प्रकार वर्णों को देखा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं संयुक्त अक्षर जो हिंदी वर्णमाला में क्षत्रज्ञ आप लोग देखते होंगे, उसका भी अभिज्ञान करते हैं, उसकी भी जानकारी हम लोग ग्रहण करते हैं पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। क्षत्रज्ञ इत्येतानि न पृथक अक्षराणि लिखा गया है। क्षत्रज्ञ, ये जो 3 वर्ण हैं यह पृथक अक्षर नहीं होते हैं।
ककार सकारयोः योगे क्ष, क और मूर्धन्य शकार के योग से क्ष बनता है। जकार और ञकार के मध्य च छ ज झ ञ से ज्ञ बनता है। और तकार रकार योः त वर्ण और र वर्ण का योग करने से त्र इति ज्ञेयम, जानना चाहिए। स्पष्ट लिखा गया है। क और मूर्धन्य श को मिलाकर क्या बनता है? क्ष बनता है। ज और च छ ज झ य और अवर्ण को मिला के क्या बनता है? ज्ञ बनता है। त र को मिला के क्या बनता है? त्र। इस प्रकार ये 3 वर्ण वर्णमाला में संयुक्त अक्षर के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें प्रथम क्ष, द्वितीय त्र और तृतीय ज्ञ, ये 3 वर्ण क्या है? संयुक्त अक्षर हैं। कौन से अक्षर हैं? संयुक्त अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ शब्दों के अर्थों को हम लोग संस्कृत की रीति से वैदिक कोश के हिसाब से जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम वैदिकः। वैदिकः शब्द वेदज्ञः। वैदिकः शब्द किस लिए जाना जाता है? तो वैदिक का अर्थ क्या होगा? संस्कृत वर्णमाला के हिसाब से, संस्कृत शब्दकोश के हिसाब से वेदज्ञः, जो वेद को जानता है उसे वेदज्ञः वैदिकः बोला जाता है। लौकिकः लोक संबद्धः, जो लोक से संबद्ध हो, जो हमारे व्यवहारगत लोक से संबद्ध हो, उसे लौकिकः बोला जाता है। त्रिषष्टिः त्रयाधिक षष्टिः, 60 से 3 अधिक जो हो उसे क्या बोला जाता है? त्रिषष्टिः। संस्कृते मतलब संस्कृत में, तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृते मतलब संस्कृत भाषायाम। स्वयं अपने आप को रख लीजिए। स्वयं का अर्थ क्या होगा? साक्षात। प्रोक्ताः, उक्ताः, उसके अर्थ को क्या बोलेंगे? प्रोक्ता। प्रोक्ता का अर्थ क्या होगा? उक्ताः। स्पर्शानाम स्पर्श वर्णानाम। स्वराः अचः, अच कहने से हमें स्वर का पूरा ज्ञान हो जाएगा। संति मतलब होते हैं और वर्तन्ते मतलब भी होते हैं। कथ्यन्ते मतलब कहते हैं, उच्यन्ते मतलब भी कहते हैं। और त्रयस्त्रिंशत् 3 अधिक हो, किससे? 30 से, उसे क्या बोलते हैं? त्रयस्त्रिंशत्, जिसे गणित में 33 बोलते हैं। अब हम लोग अभ्यास करते हैं। कुछ उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रथमतः हम बोलेंगे, उसके पश्चात आप लोग उसका श्रवण करके बोलिएगा। चतुष्षष्टिर्वा। किम? चतुष्षष्टिर्वा। द्वितीयम यष्टौ। किम? यष्टौ। तृतीयम पराश्रितौ। पराश्रितौ। ऋकारः। किम? ऋकारः। उच्चार्यमाणाः। उच्चार्यमाणाः। दीर्घस्वराः। दीर्घस्वराः। त्रिमात्राकालेन। त्रिमात्राकालेन। जिह्वामूलीयः। जिह्वामूलीयः। उपधमानीयः। उपधमानीयः। व्यञ्जनम्। किम?